नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमित तोमर और आप देख रहे हैं दुनियादारी। साथियों, आज मैं एक ऐसे कानून पर चर्चा करने के लिए आया हूं जो कानून किसी एक समुदाय के लिए तो वरदान है, वहीं दूसरे समुदाय के लिए अभिशाप है। जी हां साथियों, मैं बात कर रहा हूं वक्फ बोर्ड की, मुस्लिम वक्फ बोर्ड की। क्या भारत में खत्म हो जाएगा ये वक्फ बोर्ड? क्या है वक्फ बोर्ड, कैसे काम करता है? अभी चर्चा में क्यों बना हुआ है कि हाल ही में कल यानी 8 अगस्त को एक बिल वक्फ बोर्ड के संशोधन के रूप में हमारी जो संसद है उसमें पेश किया गया है। क्या है इस बिल के पूरे संशोधन, क्यों इसे पेश करने की जरूरत हुई, सरकार ने इस पर क्या कहा, विपक्ष ने इस पर किस तरह से विरोध किया, क्या कहते हुए विरोध करता हुआ विपक्ष इस पे पाया, किस तरह की राजनीति हुई, सारी बातों को एक एक करके समझेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा है। आप अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए मैं लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, पहले जरा आप इस न्यूज को देखिए। न्यूज क्या है? वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पेश, विपक्ष ने किया पुरजोर विरोध। आगे देखिए, आखिर क्या है वक्फ बोर्ड कानून जिसके लिए संसद में मचा है इतना बवाल? संशोधन विधेयक के अनुसार बदल गया कानून तो रोकेंगी वक्फ बोर्ड की मनमानियां। यह शब्द को पकड़िए जरा, वक्फ बोर्ड की मनमानियां। सर, क्या मनमानी करता है वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड मनमानी क्या करता है वो आज आपको आज के सेशन में बताया जाएगा कि किस तरह से मनमानी करता है ये वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड एक तरह से ऐसे समझिए ये हवा है। हवा बोले तो जैसे अंग्रेज एक कानून लाए थे जो आपकी पूरी संपत्ति को खा जाता था, कुछ इसी तरह का हवा है ये वक्फ बोर्ड। और ये लोगों की संपत्तियों का स्वाहा कर देता है, खा जाता है। कैसे खाता है गुरुजी? क्या निगल जाता है? कुछ ऐसा ही समझ लो, कच्चा ही निगल जाता है संपत्तियों को। आइए देखिए, जानकारी जुटाते हैं। ये रहे हमारे जो मंत्री हैं किरण रिजिजू साहब, जो कि अल्पसंख्यक मामले के मंत्री हैं। किरण रिजिजू जी, जो आप जो है अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश से आप चुनकर आते हैं। इनके द्वारा संसद में ये बिल पेश किया गया। अगर संसद में भी बात करूं, 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, तो लोकसभा में इनके द्वारा बिल पेश किया गया कल यानी 8 तारीख को। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार वक्फ एक्ट में बड़े संशोधन करने जा रही है। इसके लिए संसद के इसी सत्र, जो अभी सत्र चल रहा है, इसमें एक विधेयक लाया गया है और इसमें इस अधिनियम में, वक्फ अधिनियम में 40 संशोधन का प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकी है। भाई, कैबिनेट की पहले मीटिंग हुई, पहले जो कैबिनेट है वो सब लोग बैठे, मंत्री वगैरह बैठे और बैठ के उन्होंने 40 संशोधन इस बिल में करने की बात कही कि भाई हम इस बिल में 40 संशोधन चाहते हैं। अब सोचो कोई बिल और उसमें 40 संशोधन है, अब भाई बिल बड़ा ही होगा। देखते हैं, इस प्रस्ताव पर कई तरह के सवाल भी उठे। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है वक्फ बोर्ड। इसमें 2013 में कांग्रेस सरकार ने क्या क्या बदलाव किए थे, फिर अब मोदी सरकार इसमें किस तरह का संशोधन करने जा रही है। तो ये एक संशोधन विधेयक है, यानी बिल है, अभी एक्ट नहीं बना है। एक्ट कब बनता है? जब भाई राज्यसभा से, लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होकर राष्ट्रपति की मोहर लग जाती है, तब कोई भी बिल एक्ट बनता है यानी कानून बनता है। चलिए आइए जानते हैं। अगर मैं बात करूं वक्फ के बारे में तो ध्यान से समझना। सबसे पहले साल 1954 में बना था वक्फ एक्ट, यानी जब देश आजाद हुआ तो 1954 में वक्फ एक्ट आया। आजादी के बाद पहली बार देश में वक्फ एक्ट 1954 बना था। इसे पहला वक्फ एक्ट माना गया। देश में इस एक्ट को मुस्लिमों की धार्मिक संपत्तियों और धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन के लिए लागू किया गया था। इस एक्ट में किसी संपत्ति पर वक्फ के दावे को लेकर रखरखाव तक का प्रावधान किया गया। देखिए, मैं बताता हूं सिंपल भाषा में। सबसे पहले आप यह समझिए वक्फ क्या है। ये जो शब्द बार बार आया है, वक्फ और वक्फ बोर्ड, ये होते क्या है? सबसे पहले इसे समझो। देखो, जो वक्फ शब्द है ना, ये एक अरबी का शब्द है और इस वक्फ का साधारण भाषा में मतलब समझ लो दान। समझ गए बात? यानी अगर आप अपनी किसी भी संपत्ति को, आप अपनी जमीन को, आप अपने घर को, आप अपनी दुकान को, आप अपने पैसे को, आप अपने जेवर को अगर दान करना चाहते हैं तो उसे वक्फ कहा गया अरबी में। आप इस दान को वापस नहीं ले सकते। एक बार अगर दिया तो दिया, दोबारा आप इसे ले नहीं सकते हो। यानी ये जो दान है वो एक तरह से ऐसे समझिए, ये लिया तो इसलिए जाता था कि भाई लोगों की भलाई के लिए, यानी लोगों के उपकार के लिए,
जैसे कोई निर्धन बच्चा है उसे पढ़ाई में मदद करने के लिए, अस्पताल के लिए, स्कूल के लिए, इस तरह से जुटाया जाता था लोगों के द्वारा, और एक तरह से धार्मिक कार्यों के बढ़ावा देने के लिए, मस्जिद बनवाने के लिए, इस तरह से ये वक्फ जो है एक तरह से क्या था, दान था। वक्फ बोर्ड क्या है? अब भाई जो रुपया पैसा आया, जो जमीन आई, उसका हिसाब किताब करने के लिए कोई तो चाहिए ना, है ना भाई। मान के चलिए मैंने पैसा दिया वक्फ बोर्ड में कि लो भैया मैं दान कर रहा हूं, मैंने दान दिया, जैसे मंदिर की कमेटियां होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही समझ लो, एक कमेटी टाइप होता है जिसे हम वक्फ बोर्ड कहते हैं। इसमें प्रॉपर सदस्य होते हैं, अध्यक्ष वगैरह सब होते हैं, और वो इसका हिसाब किताब रखते हैं, भाई कितना पैसा आया, कितनी जमीन है, किसने दान दिया, ये सारी चीजें रखते हैं, इसे बोलते हैं वक्फ बोर्ड। अगर वक्फ बोर्ड के इतिहास की पे अगर हम गौर फरमाएं तो इसका जो इतिहास है, मान्यता ऐसी है कि जो हजरत मोहम्मद साहब थे, यानी जो इस्लाम धर्म के पैगंबर थे, उस समय पे उनके 600 खजूर के पेड़ों का एक बाग था, जिससे होने वाली आमदनी से मदीना के गरीब लोगों की मदद जाती थी। मतलब जो हजरत मोहम्मद साहब का खजूर के पेड़ों का बाग था, उससे उन्हें जो आमदनी होती थी उससे गरीब लोगों के लिए मदद की जाती थी। अच्छा, तो सबसे पहला उदाहरण वक्फ का यही मिलता है कि भाई जो आमदनी हुई उससे गरीब लोगों की मदद कर दी, ये वक्फ का पहला उदाहरण मिलता है। उसके बाद लेखक एस अतहर हुसैन और एस खालिद रशीद ने अपनी एक किताब लिखी, भारत में वक्फ कानून और प्रशासन। 1968 में बताते हैं कि 1206 से 1526 ईस्वी के बीच दिल्ली सल्तनत के समय भारत में वक्फ बोर्ड की शुरुआत हुई। उसके बाद अगर बात करें तो यहां पर सुल्तान मुईगुद्दीन सैम गौर ने मुल्तान की जामा मस्जिद को वक्फ में 2 गांव दान दिए थे। एक सुल्तान थे, मुस्लिम सुल्तान, उन्होंने जामा मस्जिद को 2 गांव दान में दे दिए थे, वक्फ में दे दिए थे एक तरह से। उसके बाद ब्रिटिश शासन काल में प्रिंस काउंसिल के 4 जजों ने ब्रिटिश राज के दौरान वक्फ बोर्ड को अमान्य घोषित कर दिया था कि भाई ये अमान्य है, लेकिन बाद में 1913 के तहत 4 अंग्रेज जजों ने कानून बनाकर 4 अंग्रेज जनों ने इस फैसला भी सुनाया था इस वक्फ बोर्ड को वैधीकरण के लिए। उसके बाद बात करें 1954 में आजादी के बाद भारत में वक्फ बोर्ड अधिनियम नाम से अलग कानून बना, जिसके बाद वक्फ बोर्ड एक सरकारी संस्थान की तरह काम करने लगा। 1964 में देश में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाई गई, यानी अब प्रॉपर काउंसिल बनके, प्रॉपर जैसे मिनिस्टर होते हैं ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऐसे एक काउंसिल बनाया गया वक्फ के लिए और वक्फ प्रॉपर काम करने लगा। चलिए साहब, यहां तक सब ठीक ठाक था। आगे क्या होता है? आगे देखिए क्या होता है। साल आता है 1995, संशोधन कर नया वक्फ एक्ट लागू किया। भाई साहब, यही वो वर्ष था, इस समय पे कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली सरकार जो थी, इस समय पे एक संशोधन लेके आई 1995 में। इसके बाद साल 1995 वक्फ एक्ट 1995 में संशोधन कर नया वक्फ एक्ट लागू किया गया। इसी को वक्फ एक्ट 1995 कहा जाता है। आज जो बदलाव किए जा रहे हैं ना, वो इसी संशोधन में बदलाव किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है समझिए। वक्फ एक्ट 1995 का लक्ष्य था कि वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन सुधारा जाए, साथ ही साथ इनमें व्याप्त भ्रष्टाचार को कम किया जाए। ये सारी चीजें, और इन्होंने कहा कि जो भी वक्फ की संपत्तियां हैं उनको सबको क्या किया जाएगा, उन सबका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। एक तरह से भ्रष्टाचार रोकने के लिए कांग्रेस सरकार ये कानून लेकर आई थी। अच्छा, इसमें सुधार, अब देखो मजेदार सुधार क्या था वो आपको बताता हूं। वक्फ एक्ट के अनुसार वक्फ बोर्ड के पास वक्फ की संपत्ति के निरीक्षण और उन पर नियंत्रण का हक है। वक्फ बोर्ड ही संपत्ति के लिए प्रबंधकों यानी मुल्तवी की नियुक्ति करता है और उनके कामकाज की समीक्षा करता है। मतलब समझिए, ये जो वक्फ बोर्ड है, इसमें अगला मेंबर कौन बनेगा ये वक्फ बोर्ड ही निर्धारित करेगा। सरकार को इसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा। आई बात समझ में? यानी वक्फ बोर्ड कहेगा कि भाई हमारा अगला सदस्य कौन होगा, वो वक्फ बोर्ड में से ही चुन के आएगा, और हाँ, वो मुस्लिम कम्युनिटी से ही होगा, वो अदर किसी धर्म से नहीं होगा, केवल और केवल मुस्लिम, और वो भी पुरुष। इसमें महिला और बच्चे को स्थान नहीं दिया गया, या किसी अदर धर्म के व्यक्ति को कोई स्थान नहीं दिया गया। चलिए, यहीं तक सब ठीक ठाक था। आगे की समझिए, देखिए अब आगे समझिए हुआ क्या। अब ऐसे में वक्फ बोर्ड के पास ऐसी शक्ति सोचने से ही संपत्ति का हक। अगर मैं बात करूं वर्तमान में वक्फ बोर्ड के देश भर में 32 राज्यों में केंद्र है और एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड है। मतलब पूरे देश में इसकी 32 शाखा और एक सेंट्रल जोन बना हुआ है वर्तमान में भारत के अंदर। अब देखिए कमाल की बात, देखिए इस कानून के तहत, इस कानून में क्या है कि अगर वक्फ बोर्ड ने
आपकी जमीन पर एक बार दावा कर दिया कि साहब ये जमीन मेरी है, मानिए जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरी जमीन पर अगर वक्फ बोर्ड ने आके, वक्फ बोर्ड का नोटिस आ गया कि भाई अमित कुमार ये तुम्हारी जमीन नहीं, ये वक्फ बोर्ड की है, तो बस वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो गई। अब वक्फ बोर्ड को कुछ नहीं करना है, मैं करूंगा। क्या करूंगा? मैं जाऊंगा और जाके कहूंगा माननीय, मैं अपने पेपर दिखाऊंगा कि देखिए ये जमीन मेरी है, आपकी नहीं है। वक्फ बोर्ड को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि वो जमीन उनकी नहीं है, आपको करना है कि ये जमीन आपकी है। आई बात समझ में? यानी अब आप आगे जाइए। अच्छा, बोले सर कोई बात नहीं, हम पुलिस थाने चले जाएंगे, हम जो एसडीएम डीएम, हम कोर्ट चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा नहीं जा सकते। यही तो पंगा है। यहां पर आप किसी भी कोर्ट का, पुलिस का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। यहां आप जाओगे वक्फ बोर्ड के ही पास। महाराज वक्फ बोर्ड जी, आपने जो जमीन जो है अपनी बताई है वो मेरी है, मेरे पास इसके कागज हैं। अगर वक्फ ने मान लिया तो ठीक, अगर उन्होंने नहीं माना तो फिर वो जमीन वक्फ की हो जाएगी। आप कुछ भी कर लो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते। सोचो कैसा कानून है। अब आप इस कानून पे अपनी राय रखिए, है ना? है मजेदार कानून। ऐसा ये एक वक्फ बोर्ड के पास मतलब एक तरह से शक्ति थी, पावर थी। यानी ऐसे समझो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी वक्फ बोर्ड था कि इस वक्फ बोर्ड के फैसले में सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। आगे समझिए, देखिए, हालांकि वक्फ एक्ट 1995 में जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया वह यह है कि एक मामले में इसकी शक्ति असीमित कर दी गई। इसी एक्ट की धारा 3 आर्टिकल 40 में कहा गया कि अगर वक्फ सोचता है कि जमीन किसी मुसलमान की है तो वह संपत्ति वक्फ की संपत्ति है। इस बारे में वक्फ को कोई सबूत देने की जरूरत नहीं होगी। उसे ऐसा क्यों लगता है कि जमीन पर उसका मालिकाना हक है। ये भाई साहब उसकी मर्जी है कि जमीन पर उसने बस सोच लिया, वक्फ ने सोच लिया ये जमीन मेरी तो उसकी हो गई। अब आप प्रूफ करिए कि जमीन आपकी है, वक्फ को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे समझिए, और मजेदार है। अब भाई साहब ये आते हैं जो कभी बोले ही नहीं, उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया। ये आते हैं, ये क्या कहते हैं, अब तक 1995 में जो एक्ट आया उसमें तो ये था कि भाई वक्फ ने अगर सोच लिया कि ये जमीन उनकी तो उनकी है। भाई साहब 2013 का समय आता है, देश में 2014 में चुनाव होने वाले थे। अब इनको तो खैर नहीं, ये जिस रिमोट से चल रहे थे उनको चलाने वालों को क्या चाहिए था? किसी एक विशेष तबके का वोट चाहिए था, उनको खुश करना था। उनको खुश करने के लिए एक कानून फिर से पारित किया गया 2013 में। वक्फ एक्ट में एक और संशोधन, एक कदम और बढ़ के चले गए। क्या बढ़ के चले गए समझिए। साल 2013 में एक बार फिर से वक्फ एक्ट में संशोधन किया गया। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने, 1995 में भी यूपीए सरकार थी, वक्फ एक्ट 1995 में संशोधन कर वक्फ बोर्डों को और अधिक अधिकार दे दिए। क्या अधिकार दिए अब समझिए जरा। खास बात यह है कि इनको किसी अदालत में चुनौती भी नहीं दी जा सकती। यानी अब तक तो अधिकार ये था कि भैया वक्फ ने जो कह दिया उसकी जमीन तो उसकी जमीन, लेकिन ये एक कदम आगे और इनको एक और शक्ति। वो बिल्कुल वही वाली बात हुई कि एक बार शिवजी जो थे, एक भस्मासुर था राक्षस, वो भस्मासुर राक्षस जो था शिवजी से वरदान ले लिया कि मुझे वरदान दे दो कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं और बोलूं भस्मा भस्म भस्म हो जाए। शिवजी ने कहा तथास्तु। अब वो पागल शिवजी के ही ऊपर हाथ रखने लग गया, है ना। शिवजी गए दौड़े दौड़े विष्णु भगवान के पास, फिर विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके और तब उसका अंत किया। तो कुछ ऐसा ही पावर इन्होंने वक्फ बोर्ड को दे दिया। क्या दे दिया कि भाई सुनो, वक्फ बोर्ड ने अगर कोई निर्णय ले लिया, मतलब ऐसे समझिए इसे, इस काले कानून को ऐसे समझिए, इस काले अधिकार को ऐसे समझिए, काली शक्ति को। यार वो वाली बात है ना ये तो, कि एकदम से कि आपने एक राक्षस के हाथ में पावर दे दी। एक तरह से आप ऐसे कह सकते हो कि इस वक्फ बोर्ड के हाथ में क्या पावर दी। आप मानिए जैसे आप हैं, आपकी जमीन है, वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया कि यह जमीन हमारी है। अच्छा साहब, अब ऐसे में आपको प्रूफ करना है कि नहीं ये जमीन जो है मेरी है, मेरे दादा परदादा की है। आप कहां जाओगे? आप वक्फ बोर्ड के ही ऑफिस जाओगे कि महाराज देखिए वहां वक्फ बोर्ड में कौन होगा? वक्फ बोर्ड के ही लोग होंगे। बिल्कुल वैसा ही समझो कि जो आपके घर में चोरी करके इंसान गया है,
आपको पता है कि इसने मेरे घर में चोरी की है, आप रिपोर्ट लिखाने उसी के पास जा रहे हो, चोर के पास, कि महाराज आप हमारे घर में चोरी हुई है जी, कौन ने की है पता नहीं है, किसने की है। बिल्कुल वैसा ही सीन यहां था कि आप उसी के पास लेके जा रहे हो अपनी दरखास्त, जिसने आपकी जमीन पर दावा ठोका है उसी के पास जा रहे हो कि महाराज ये जमीन तो मेरी है, आपकी नहीं है। इसमें उसी के लोग बैठे होते हैं, उससे आपके जाने ना जाने से फायदा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, ऐसे में अगर वक्फ बोर्ड ने डिसीजन दे दिया कि नहीं ये जमीन तुम्हारी नहीं है हमारी है, तो ऐसे में आप कहीं भी अदालत में नहीं जा सकते। इसी संशोधन के बाद बोर्ड के पास वर्तमान में किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर देने का हक है। अगर कोई वक्फ बोर्ड ऐसा कहता है कि यानी किसी संपत्ति पर दावा कर देता है, तो इस दावे को उल्टा साबित करना काफी मुश्किल होता है। भाई मुश्किल क्या, नामुमकिन है, ये तो उल्टा होगा ही नहीं। अब आप कैसे कह सकते हो चोर से ही जाके कि महाराज हमारे घर में चोरी हुई है, बताओ जरा, पता लगाओ किसने की है। बिल्कुल वैसी ही बात है। तो ये सरकार ने, इस कांग्रेस सरकार में, जब प्रधानमंत्री जी श्री 1008 श्री अर्थशास्त्री जी थे, तो उस समय पे ये कानून जो एक्ट था वो लाया गया था 2013 में, किसी एक विशेष तबके को खुश करने के लिए सिर्फ ये लाया गया था। चलिए साहब, ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी बढ़िया से। अच्छा चलिए, सब चल रहा था, अब ये चर्चा में कब आया जरा उसको देख लेते हैं। देखिए अगर बात करें तो यहां देखिए इस आर्टिकल को पढ़िए, कोर्ट की मदद भी नहीं ले सकते। अब आपने वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया कि यह संपत्ति हमारी, अब आप इसे पढ़िए जरा। वक्फ एक्ट के आर्टिकल, यानी वक्फ एक्ट जो कानून है उसका एक आर्टिकल है 40। इसमें प्रावधान है, क्या प्रावधान है आर्टिकल 40 में, कि कोई जमीन किसकी है इसे वक्फ बोर्ड का सर्वेयर और वक्फ बोर्ड ही तय करेगा। भैया वक्फ बोर्ड का जो सर्वे करने वाला है वो और वक्फ बोर्ड ही तय करेगा। अगर आपकी अपनी संपत्ति भी वक्फ की संपत्ति बता दी गई है तो आप इसे दावे के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। इसके लिए आपको वक्फ बोर्ड के सामने ही गुहार लगानी होगी। इस मामले में वक्फ बोर्ड का फैसला अगर आपके खिलाफ आया तब भी आप कोर्ट का रुख नहीं कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ वक्फ ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। इस एक्ट के सेक्शन 85 में प्रावधान है कि ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद आप हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद आप हाई कोर्ट या से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में भी चुनौती नहीं कर सकते। यानी सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गया वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गया। यही नहीं, राज्य और केंद्र सरकार में भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी इसमें कोई हस्तक्षेप, अपना कोई हाथ पैर नहीं फंसा सकते। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया। ये बिल्कुल, अब अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल बहुत ही गजब का कानून था। इस कानून, सोचो ऐसा कानून भारत के लोगों पर था और भारत के लोग ऐसे ही लोगों को वोट कर रहे थे, ऐसी सरकार को चुन रहे थे। गजब की बात थी। अब एक मजेदार बात अब मैं बताता हूं आपको, ये केस चर्चा में कब आया और इसके पीछे लॉजिक क्या था, मैं आपको बताता हूं। सिंपल फंडा समझिए। देखिए यहां क्या किया जाता था, ब्लैकमेलिंग होती थी, धर्म परिवर्तन की ब्लैकमेलिंग। क्या होता था, इवन पूरे गांव को कह दिया जाता था कि ये वक्फ बोर्ड का है। वक्फ बोर्ड का नोटिस गया, लोगों ने नोटिस देखा, लोग पुलिस के पास गए। पुलिस कहती थी जी हमारे अंडर कोई नहीं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमारे अंडर का काम नहीं है। गांव वाले परेशान हो गए, अब हम क्या करें, क्योंकि उनका घर, उनकी जमीन, उनकी संपत्ति सब कुछ जा रहा था वक्फ बोर्ड के हाथों में। तभी एक वक्फ बोर्ड का आदमी आता है और उनसे क्या करता है, कंप्रोमाइज। क्या कंप्रोमाइज, दो ऑप्शन है। क्या, पहला ऑप्शन क्या है कि या तो आप अपना जगह ये खाली करो, छोड़ो और यहां से निकल जाओ। दूसरा क्या था, दूसरा था आप धर्म परिवर्तन कर लो। ऐसा हुआ है साथियों, ऐसा इसी भारत में हुआ है कि आप धर्म परिवर्तन कर लो, आपकी संपत्ति आपको दे दी जाएगी। यानी इन्होंने ऐसा कर दिया वक्फ बोर्ड ने, अगर किसी जमीन पर मस्जिद है तो वो वक्फ की हो गई, वक्फ की बपौती हो गई वो, अगर मस्जिद है तो। आगे समझिए, इसी में आगे की कहानी की बात करूं तो यहां हालांकि फिर इन्होंने, देखो अगर आपने मान के चलिए आपने वक्फ की संपत्ति है उस पर कब्जा कर लिया तो उसके लिए कोर्ट है, उसके लिए वक्फ वाले अलग कोर्ट बनाया जाएगा, उसके लिए वक्फ वाले कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब वक्फ के पास संपत्ति कितनी है जरा इसको देख लेते हैं। सबसे ज्यादा हमारे देश में जो संपत्ति है वो है सेना के पास। सेना के पास सबसे ज्यादा एरिया है, जो जमीन है ना वो सबसे ज्यादा सेना के पास है। दूसरे नंबर में रेलवे के पास है। तीसरे नंबर में सबसे ज्यादा जो संपत्ति है वो वक्फ बोर्ड के पास है।
थर्ड नंबर पे संपत्ति सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड के पास है। आई बात समझ में? सोचो केवल सेना और उसके बाद में रेलवे, सोचो रेलवे का कितना बड़ा नेटवर्क है पूरी दुनिया में, उसके लगभग बराबर जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। किसी भी जमीन को उठाया, पकड़ा और कह दिया ये हमारी है। उसके बाद देखिए कितनी है ये संपत्ति, अगर मैं बात करूं तो 8,54,509 संपत्तियां हैं वक्फ बोर्ड के पास। उसके बाद बात करें तो इसके देश भर में एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड है और 32 अलग अलग राज्यों में वक्फ बोर्ड चलते हैं। उसके बाद बात करें वक्फ बोर्डों के पास कितनी संपत्ति है, देखिए इस तरह से ये अलग अलग राज्यों में कहीं संख्या इसकी 8,72,354 चल संपत्ति और कुल संपत्ति 16,713। ये सारे के सारे देखिए पूरा रिकॉर्ड संख्या ये है। और इवन ये आंकड़े मतलब ऑथराइज नहीं है, इनसे भी ज्यादा संपत्ति होने की अनुमान है यहाँ। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बढ़िया वाली देखिए, जो सबसे ज्यादा बड़े बड़े राज्यों में, जिन राज्यों में बहुत ज्यादा संपत्ति है, तो अगर बात करूं तो देखो यूपी में सबसे ज्यादा संपत्ति है। इस तरह से यूपी में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, पंजाब में, इन वेस्ट बंगाल में, इन राज्यों में वक्फ के पास अपार संपत्ति है, अपार जमीन है। उसके बाद बात करें तो आगे की कहानी समझना, वक्फ काम कैसे करता है। ये देखो, जब कोई व्यक्ति अल्लाह या इस्लाम के नाम पर कोई संपत्ति या पैसा दान कर देता है तो उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड करता है। उसके बाद वक्फ बोर्ड इस संपत्ति को शरिया के नियम के मुताबिक इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले रिटर्न को शिक्षा, व्यवस्था, आपदा, गरीबी कल्याण जैसे जनहित कामों पर खर्च करता है। देश में अभी 32 हैं, दरअसल ये 32 वक्फ बोर्ड हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में वक्फ की 8.70 लाख संपत्तियां 9.40 लाख एकड़ जमीन में फैली हुई हैं। ये संपत्तियां वक्फ की। अगर मैं बात करूं तो अब बात क्या आती है, बात यह आती है वक्फ बोर्ड क्या होते हैं, कानून में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी, नए विधेयक से क्या बदलेगा। मतलब भाई बात आई जब इतने दिन से चल रहा था 1954 से ही, तो आज इसमें संशोधन की जरूरत क्यों आन पड़ी, इसे समझते हैं। देखो, संशोधन की जरूरत इसलिए आन पड़ी कि हाल ही में अगर मैं बात करूं तो एक गांव है, इस न्यूज को पढ़िए, तमिलनाडु का एक गांव है, तमिलनाडु का गांव है, तमिलनाडु का ये गांव है। इस गांव में 1500 साल पुराना एक मंदिर भी है, जहां हिंदू आबादी बाहुल्य है, मतलब हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है ये गांव, यानी हिंदू लोग ज्यादा रहते हैं। 1500 साल पुराना यहां का मंदिर है। आगे समझिए, तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड के एक पूरे गांव पर दावे से किसान और अन्य गांव वाले भी हैरान है, क्योंकि मामला किसान का नहीं बल्कि पूरे गांव का है। दरअसल देखिए पूरा मामला क्या है। मामला यह है कि एक किसान था, तमिलनाडु के एक गांव का एक किसान था, और गांव का नाम भी यहां शायद नोट किया होगा, यहां है। देखिए ये गांव था जिसका नाम है, तमिलनाडु के तिरुचि जिले में एक गांव है जिसका नाम है तिरुचेथुरई। ये तिरुचेथुरई का एक किसान था जो अपनी जमीन बेचने के लिए गया। अब जब वो रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचा अपनी जमीन बेचने के लिए, 1.2 एकड़ के आसपास उसकी जमीन थी। ये किसान, इसका नाम था राजगोपाल। ये जब ये किसान राजगोपाल अपनी जमीन को बेचने के लिए गया तो वहां रजिस्ट्रार ऑफिस से कहा गया कि भाई साहब आप इस जमीन को नहीं बेच सकते। कि क्यों जी? कि अगर आप जमीन बेचना चाहते हो तो पहले वक्फ बोर्ड से एनओसी लाइए। वो बोला है मेरी जमीन, मैं किसी से एनओसी काहे मांगू? बोले नहीं, ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। बोले इवन ये जमीन नहीं, आपके पूरा गांव जो है वो वक्फ बोर्ड का है। भाई साहब गजब चल गया, यानी पूरा गांव जो है वो वक्फ बोर्ड का है। वक्फ बोर्ड ने पूरे गांव को क्या कह दिया कि ये हमारा है। अब गांव वालों को प्रूफ करना है कि तुम कागज दिखाओ भैया, तुम पत्थर दिखाओ कि तुम्हारी जगह है। वक्फ बोर्ड नहीं करेगा। दिखाना कहां है? कोर्ट में नहीं दिखाना, वक्फ बोर्ड में ही दिखाना, जो ट्रिब्यूनल बना हुआ है उसी में जाके दिखाना, फिर वो डिसाइड करेंगे। अच्छा भैया गजब हो गया। इसे लेके तमिलनाडु में लोग जो है सड़कों पर आ गए। यहां रजिस्ट्रार दफ्तर जब ये पहुंचे तो राजगोपाल जी तो इनसे एनओसी मांग ली कि भाई साहब एनओसी लेके आओ वक्फ बोर्ड से। अच्छा गजब काम किया। अब यहां देखो, अगर आगे की कहानी की बात करें, यार एक बात बताओ, तुम्हारा जो धर्म है ना वो 1400 साल पुराना है। तुम जिस धर्म की आड़ में लेकर ये गोरख धंधा चला रहे हो, तुम्हारा धर्म 1400 साल पुराना है पूरा धर्म, और उस गांव का जो मंदिर है वो 1500 साल पुराना है। तो भाई तुम्हारी जमीन कहां से हो गई यार? ये बिल्कुल उल्टा सर पैर वाली बात है यार, है ना। तुम्हारी जमीन कहां से हो गई जब तुम्हारा धर्म पूरा 1400 साल पुराना, मंदिर 1500 साल पुराना। यार कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो शर्म, लिहाज, थोड़ी सी क्या बोलते हैं इंसानियत, कुछ तो होगा तुम्हारे अंदर है। धर्म के नाम पे इतना घटिया काम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती?
घटिया इंसान हो, तुमको तन्नक भी शर्म ना आती, इत्तू भी शर्म ना आती तुम्हें ऐसे काम करते हुए। अच्छा साहब, चलिए खैर, ये तो मेरे अंदर की भावना थी जो निकल गई। अब इसके बारे में बात करते हैं। भैया जब ये चीजें आई तो मामला उजागर हुआ, मामला उजागर हुआ, और ये एक नहीं कई सारी चीजें आई। फिर लोगों को ऑप्शन दिया गया कि ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप जो है गांव में ये संपत्ति आपकी रहे, तो आप भैया कन्वर्ट हो जाओ, यानी मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो। सीधा सीधा इन्हें ये ऑफर दिया गया, अदरवाइज तो तुम्हारी संपत्ति गई। भाई साहब ये लोग सड़कों पे आ गए। जब सड़कों पे आ गए, इवन यही नहीं, यहां देखो भाई साहब, इन्होंने तो ताजमहल तक को अपना बता दिया वक्फ बोर्ड वालों ने। यहां देखिए जज साहब से पूरा वीडियो है, यहां जज साहब से प्रॉपर बहस हो रही है कि भाई साहब ये ताजमहल जो हमारा है। जज आज बोले पगला गए हो का बेटा, कहां लिखा है जरा बताना, कहां लिखा था जो ताजमहल का जो वंशज थे, दिखाना वो कागज कहाँ लिखा है कि उसने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी है। इन्होंने बताया कि भाई जब 1889 में ये सरकारी धरोहर बन चुका है, तो तुम्हारा 1995 में एक्ट आया था, उससे पहले का तुम्हारे पास कागज है। भाई साहब इन्होंने, जज साहब ने बहुत बढ़िया से फटकार लगाई और बोला कल को, और बोले कि कल को तुम ये कहोगे कि भारत हमारा है, तो क्या भारत तुम्हारा हो जाएगा? मतलब कुछ भी बिना सोचे समझे कुछ भी उठपटांग सवाल कर रहे हो। इन्होंने बढ़िया से सुनाया। सुनाने के बाद वक्फ बोर्ड थोड़ा सा आरामदायक मूड में हुआ। क्या हुआ? फिर तो कहने लगे नहीं, ताजमहल जो है वो तो अल्लाह का, इस पे अधिकार अल्लाह का है। अच्छा, अल्लाह का है, अच्छा जी, आगे देखो फटाफट से। उसके बाद यहां बात करें तो अब देखो 2013 के बाद ये जो सरकार, यूपीए सरकार जो धांधला करके गई सिर्फ वोट पाने के चक्कर में। भाई ठीक है, देखो राजनीति होती है, ठीक है यार, तुम अपना कहो वो अपना कहे, पक्ष विपक्ष होता है, लेकिन यार इतने भी मत गिरो कि वोट के लिए इतने घटिया घटिया काम कर जाओ। जब से इन्होंने ये घटिया काम किया है यूपीए सरकार ने 2013 में, जब से इस वक्फ को ये पावर दिया कि इसके आदेश को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते, तब से 13 वर्ष में दो गुनी संपत्ति हुई है। 13 वर्षों में दोगुनी हो गई है वक्फ की संपत्तियां। सही दोगुनी, सोचो, मात्र 13 वर्ष में दोगुनी हो गई। 2013 से आज की बात करें तो सिर्फ 13 साल में दोगुनी संपत्ति हो गई है वक्फ की। अरे कुछ तो शर्म कर लो यार। आगे देखो फटाफट से। अब देखो यहां यूपी सरकार ने आदेश कर दिया है, आदेश जिसे योगी सरकार ने किया रद्द। पहले क्या आदेश था कि बंजर, भीटा, ऊसर आदि भूमि का इस्तेमाल अगर वक्फ के रूप में किया जा रहा है तो उसे वक्फ संपत्ति के रूप में ही दर्ज कर दिया जाएगा। 1989 में यह आदेश पारित हुआ था, लेकिन योगी सरकार ने इस आदेश को पलट दिया कि ऐसा नहीं है कि अगर ऊसर है या बंजर जमीन है और उससे वक्फ, उस पर मान के चलो मस्जिद बनी है, तो ऐसा मतलब नहीं है कि वो जमीन वक्फ की हो गई। नहीं, वो सरकार की ही जमीन है। उसके बाद अगर आगे की कहानी की बात करें तो ये रहे, इनसे सवाल पूछा गया किरण रिजिजू जी से कि जी बिल संविधान के खिलाफ है। इनसे कहा गया ये जो बिल पेश कर रहे हैं बिल संविधान के खिलाफ है। इन्होंने उत्तर दिया इस बिल में जो भी प्रावधान है संविधान के किसी भी आर्टिकल का उल्लंघन नहीं करता है या धर्म के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन नहीं करता है। बार बार जो अधिकार आ रहा था, आर्टिकल आ रहा था, वो 25-26 आर्टिकल आ रहा था कि साहब धर्म का उल्लंघन है, वो है ना कि धर्म की स्वतंत्रता का, ये मूल अधिकार का हनन है। इन्होंने कहा कि नहीं, ये किसी के मूल अधिकार का हनन नहीं है। बिल में हक छीना जा रहा है। इन्होंने कहा किसी का हक नहीं छीना जा रहा है, मुस्लिम महिलाओं को जगह दी गई है। इसने एक और प्रावधान कर दिया, खेला कर दिया। बोले कि अब जो वक्फ बोर्ड की कमेटी बनेगी ना जो नए बिल में, उसमें मुस्लिम 2 महिलाएं भी होंगी। और एक और काम कर दिया, बोले 2 ना दूसरे धर्म के लोग भी होंगे, जिससे पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे कि कितना माल आया, कितना किस पे कब्जा किया, सब बढ़िया बही खाता होना चाहिए। दूसरा, वक्फ संशोधन बिल क्यों लाए? बोले वक्फ संशोधन बिल पहली बार संसद में पेश नहीं किया गया है। आजादी के बाद 1954 में बिल आया, इसके बाद कई संशोधन हुए। बिल में वक्फ एक्ट 1995 में संशोधन किया गया है। उसके बाद बात करें इस विधेयक से क्या बदलेगा, ये सारी बातें हैं। देखो नया और पुराना अंतर क्या है मैं आपको यहां बता देता हूं। ये पुराना है, ये नया है। पुराने में क्या था, सेक्शन 40 पुराना कहता था कि रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। लेकिन यहां क्या किया गया है, नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं भी अपील कर सकता है। दूसरा, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन अब क्या बोले कि नहीं, फैसला ट्रिब्यूनल नहीं, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, वही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहां भी चाहो कोर्ट में अपील हो सकती है। उसके अलावा किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाएगी।
अब कहा जाएगा नहीं, अगर किसी जमीन पर मस्जिद है तो वो वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी तब तक कि जब तक उस जमीन का खुद मालिक उसे वक्फ को नहीं देता है, लिखित में नहीं देता है। और अगर ऐसा वक्फ कहता है कि जी इसके मालिक ने दी है तो इसकी जांच डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेगा। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा सारी जमीनों का क्या होगा, पूरी तरह से जो है पूरी तरह से एक तरह से सबका देखरेख की जाएगी। यानी जो पुरानी वक्फ बोर्ड की जो जमीन है ना, जिन्हें वक्फ बोर्ड अपना बताता है, उनका भी दोबारा से पूरा का सब देखरेख किया जाएगा कि हाँ भैया कितना जोल जाल है, सबको बाहर निकालो। जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी है, उस पर भले ही मस्जिद हो, वह वक्फ की बपौती नहीं है। वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी। पहले क्या था, पहले यह था कि भाई साहब महिला और अन्य धर्म के लोग नहीं आएंगे। अब क्या है, वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और 2 अन्य धर्मों के सदस्य की एंट्री होगी। यानी जो वक्फ बोर्ड होगा उसमें 2 महिलाएं होंगी और 2 अन्य धर्म के सदस्य भी होंगे। अब यह कानून है। उसके बाद आगे की कहानी की बात करूं तो ध्यान से समझना, आगे क्या है इस पर। अब भैया जो है देखो, हमारे देश में इतनी घटिया राजनीति होने लगी है कि ऐसे मसले पर तो सारी पार्टियों को एक मत होके वोट करना चाहिए था, लेकिन नहीं, विरोध में आना था, जाहिर सी बात है। तो जब ये संसदीय समिति को भेजा गया तो कांग्रेस समेत 9 पार्टी ने इसका विरोध किया, है ना। अब यहां पर जो किरण रिजिजू जो थे वो बोले कि कई विपक्षी सांसद सपोर्ट में हैं। यानी रिजिजू जो थे वो बोले कि भाई कई जो विपक्षी सांसद हैं वो जो है हमारे सपोर्ट में हैं, है ना। तो ऐसे में लेकिन वो अपनी पार्टी उनकी विरोध में है, इसलिए खुल के नहीं आ सकते हैं। अच्छा, अमित शाह जी बोले कि भैया सुनो, नाम मत बताना उन कौन से सांसद पक्ष में है। अमित शाह जी ने ये कहा तो बाद में लोग हंसने लगे। अच्छा साहब, उसके बाद इसमें टीएमसी हो, एआईएमआईएम हो, टीएमसी हो, सीपीआई हो, आईयूएमएल हो, इन सब ने इसका विरोध किया और सबने, वेणुगोपाल ने कहा सरकार कम्युनिस्ट के बीच में विवाद पैदा करना चाहती है। और ओवैसी ने कहा इस बिल को लाकर आप केंद्र सरकार देश को जोड़ने का नहीं बल्कि बांटने का काम कर रहे हैं। अच्छा, तुम जोड़ने का काम कर रहे थे, गजब चल रहा है। अच्छा, उसके बाद यहां अलग अलग सबने अपनी अपनी अलग अलग बातें कही। अखिलेश यादव भी आए भैया निकल के, नए नए लौंडे आए हैं राजनीति में, थोड़ी सी सीट क्या आ गई, कूदने लगे, ये भी कूदने लगे। पता नहीं है कि इस बार जनता ने पीछे फिर से फेंक देगी, जहां से आए थे उससे भी दूर फेंक के मारेगी। ये बोले, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा, अखिलेश यादव ने क्या कहा, इन्होंने कहा, हाँ ये आया अखिलेश यादव, इन्होंने कहा यह बिल सोची समझी राजनीति के तहत पेश हो रहा है, वक्फ में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य नहीं है। अगर आप जिलाधिकारी को ताकत दे देंगे तो गड़बड़ी होगी। अच्छा, मतलब डीएम को अगर पावर दे दी गई, एक आईएएस ऑफिसर को पावर देगी जाएगी तो गड़बड़ी हो जाएगी। भाई वाह, कैसे पढ़े लिखे हो यार, कहते हो तो कि विदेश पढ़ के आए हैं, गजब ही पढ़ के आए हो यार। कौन सी क्लास में पढ़े थे वे तुम विदेश में। अच्छा, भाजपा हताश, निराश और चंद कट्टर समर्थकों के कारण तुष्टीकरण के लिए बिल ला रही है, ऐसा अखिलेश यादव ने आरोप लगाया। बाकी सबके आरोप अपने अलग अलग थे। अच्छा, उसके बाद जी देखिए, ध्यान से समझिए। अब यहां पर जो है इन्होंने ये बात बताई कि क्या छीना जा रहा है क्या नहीं। यहां लोगों ने मजे लेना शुरू कर दिया कि भाई साहब देखिए, मोदी गवर्नमेंट है, ये वक्फ बोर्ड को कूट रहे हैं और जो है कांग्रेस इस तरह से खड़ी है। ये मीम जो है वायरल होने लगे सोशल मीडिया पे। उसके बाद मांग की गई कि भाई ठीक है, इस बिल को ना आप जो है जेपीसी के पास भेजिए। जेपीसी मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, मतलब संयुक्त संसदीय समिति। मतलब क्या है संयुक्त संसदीय समिति का, कि लोकसभा और राज्यसभा से कुछ सांसद चुने जाएं। मतलब अगर लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा से अगर 20 सांसद हैं तो राज्यसभा से 10 सांसद चुने जाएं, यानी 2:1 के अनुपात में सांसद चुने जाएं। तो एक 31 सदस्यीय एक अध्यक्ष होता है इसका, 31 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है जो इस बिल के हर पॉइंट पर विचार करेगी और पूरा विचार विमर्श करने के बाद पूछताछ करेगी लोगों से। उसके बाद अपना निर्णय देगी कि हाँ साहब ये बिल सही है या गलत है। तो वर्तमान में ये जो बिल है ना, वो जेपीसी के पास भेज दिया गया है। इस जेपीसी में दूसरी पार्टियों के भी सदस्य होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो होती है वो सत्ताधारी पार्टी की होती है। ठीक है, उसके बाद अगर आगे की कहानी की बात करें तो ये सारा जेसीपी के बाद जेपीसी, जेसीबी नहीं जेपीसी के बारे में लिखा हुआ है। बाकी आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, और आप ये भी बताइए क्या आज तक आप इस कानून से अवगत थे या आप पहली बार इस कानून के बारे में सुन रहे हैं। अगर आपको ये कानून कैसा लगता है, सरकार का ये जो कदम है वो सही है या गलत,
आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि सरकार ने यह बिल लाके सही किया है या गलत किया है। वक्फ बोर्ड की जो ताकत है वो कम होनी चाहिए या पूरा वक्फ बोर्ड ही समाप्त हो जाना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। अधिक जानकारी के लिए, ऐसी रोचक वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ दुनियादारी में। नमस्कार साथियों।